ओके, तो एक क्वेश्चन है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन, इक्वल टू और लेस देन। क्या होगा? मोर देन, इक्वल, इक्वल, मोर देन, इक्वल, 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 लेस देन, मोर देन। अरे प्रोबेबिलिटी दी है, जो मनो लिख रहे हो सोच के बोलो, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। सबका आंसर एकदम अलग है। ये तो मतलब गेस चल रहा है तुम लोग का। तो वल्लभ, आर्यन, इन लोगों ने पहले आंसर किया था और राइट किया था। और भी लोगों का होगा, देखना पड़ेगा। करंट एनर्जी इज मोर देन, हाँ हाँ, वरुण का भी ठीक है। तो हम आदित्य, अक्षत, सार्थक, बहुत लोगों ने आंसर किया, कितने के बताऊंगा, बट मोस्टली आंसर रॉन्ग है। बहुत कम लोगों ने मोर देन किया है, ये होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी वही होगा। ये क्वेश्चन लर्न हो जाना चाहिए। हाँ, एक चीज और, सबने यही पूछा कि आईआईटी जेई के क्रैक करने के लिए क्या होगा, मार्क्स क्यों कम आएगा, कैसे ज्यादा कर सकते हैं। मोर नंबर ऑफ बुक्स सॉल्विंग इसमें ज्यादा वर्क नहीं करता केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या वर्क करता है कि जितना मैंने नोट्स पढ़ा दिया हो, तुम्हें लर्न है कि नहीं, जो बुकलेट में क्वेश्चन है वो लर्न है कि नहीं। जितने भी लोग इस पर आईटी क्रैक किए उन्हें सब कुछ याद रहता है कि हाँ, ये बुकलेट में ये लाइन लिखा था, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ था। इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक का केवल एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी बाकी सबके लिए इनसफिशियंट है, फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, बट इनऑर्गेनिक के लिए एकदम मोर देन सफिशियंट, उससे ज्यादा नहीं करना पड़ता। इनऑर्गेनिक हम लोग बाद में करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, तो ये सब उधर करेंगे, तो वो एनसीईआरटी से होगा। बट अभी के लिए तुम्हें कोई अपना बुकलेट ही पकड़ के तुमने 10 टाइम्स कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने कल किसी एक बच्चे क्वेश्चन दिया था कि 1 लीटर वाटर दे दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। अब आईटी ने कई बार पूछा ये। आईटी कौन से क्वेश्चन पूछते हैं जो तुमसे एक बार में सॉल्व ना हो, 2-3 बार में भी ना हो, जो जिसने बार बार रिवाइज किया उसी से हो। जो क्वेश्चन तुमसे एक बार में सॉल्व हो जाए बुकलेट का, वो समझो वेस्ट क्वेश्चन है, वो सब तो छोड़ दो सीधे। किसी एक बच्चे से पहली बार में सॉल्व हो जाए, उससे आईटी वो क्वेश्चन देके क्या डिफ्रेंशिएट करेगा। वो देता है जो तुमसे नहीं हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है जो तुमसे नहीं हुआ, उसका आंसर लिखवा के लो मुझसे, फिर उसको बार बार सॉल्व करके कंसेप्ट को लर्न करो। फिर वही क्वेश्चन या उसी का डेटा चेंज दिखेगा तुम्हें आईटी में। केमिस्ट्री में, नो न्यू क्वेश्चन, सब रिपीटेटिव ही होते हैं।
बस ये 1 लीटर के जगह 500 ml कर देगा, कभी 1 ml कर देगा, बस ये इतना ही डिफरेंस रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो कितने लोग आंसर कर पाते हैं, कितने लोग रिवीजन कर रहे हैं। 2 घंटे डेली रिवीजन करना है, जो 2 घंटे डेली रिवीजन कर रहा है वो तो आईटी चला जाएगा, बट बाकी लोग का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि भूलते रहेंगे, उन्हें लास्ट तक याद नहीं रहता, चैप्टर पे कंट्रोल नहीं रहता। जो आईटी करने वाले हैं उन्हें कभी भी कोई भी क्वेश्चन बुकलेट का दे दो तुरंत कर जाते हैं, वो बुकलेट इतना बार कर चुके रहते हैं, तो उनका आईटी या फिर ओलंपियाड वगैरह सब इजी होता है। ओके, किसका आंसर करेक्ट हुआ अभी बताता हूँ। भार्गव रॉन्ग हो रहा है, कंसेप्ट। यस, स्लाइट मिस्टेक है। सिद्धि रॉन्ग है। आर्यन पवार यस करेक्ट है। हाँ, अनुराग रॉन्ग हो रहा है। सार्थक करेक्ट है। दो आंसर करेक्ट हुआ ना, सार्थक और एक और। ओम, ओमकार थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। सागर रॉन्ग हो रहा है। आर्यन करेक्ट है। थर्ड आंसर आर्यन पवार। ओके, त्रिशा रॉन्ग है। अनुष्का अगस्त। यश का करेक्ट है। सोहम का सही है। आर्यन पवार सही है। सबका आंसर कितने लोग चेक करूं, बट सबका मोस्टली रॉन्ग दिख रहा है। मोस्टली नहीं, सबका ही रॉन्ग दिख रहा है। अभी सोचो ये क्वेश्चन इतने बार आया हुआ था, आईटी में फिक्स है। पहला मिस्टेक। हाँ वरुण करेक्ट है। फर्स्ट मिस्टेक। मतलब देखो तो 3-4 लोगों ने आंसर किया, क्यों आईआईटी केमिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चन देता है। तुम्हें तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने नहीं आ रहा है, सबने 1/22.4 दे दिया। ये बताओ कि लिक्विड वाटर को इनहेल करते हो तुम, कि वी ड्रिंक वाटर बिकॉज वो लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए 22.4 कहाँ से आ गया। गिवन वॉल्यूम बाई 22.4, वो तो गैस के लिए था ना, वो भी जब एसटीपी पे हो तो 1/24 तो इसी तरह से रॉन्ग है। इफ यू राइट 1/22.4, ये रॉन्ग है। वाटर इज नॉट लिक्विड, वाटर इज नॉट अ गैस, वो भी एसटीपी पे होना चाहिए। एक्चुअली इसका हम लोग को तब तो दो ही बचा, नंबर या मास मालूम होना चाहिए, तो मास मालूम होते हुए 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम तो होगा ना वाटर, इट विल बी 1000 बाई मोलर मास 18।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 1000 बाई 18 इंटू एन ए इंटू 10, ये हुआ ना नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए इंटू 10। अब बताओ पूरे बैच में 82 में केवल 4-5 लोगों का आंसर आया। आईआईटी में यही 4-5 लोग जाते हैं ना जो रेगुलर अपने आप को रिवीजन में रखते हैं। ऐसा नहीं कि इनका लक काम कर रहा है, उसमें पढ़ाता भी याद है। इन लोगों ने बीच बीच में रिवीजन किया है। कभी भी तुम आईआईटी के बच्चों को देखो, बुकलेट का कोई भी क्वेश्चन बताते हैं इसलिए कोई 10 बार कर जाता है रिवीजन, तो बस वही लोग आईआईटी में जाते हैं। उसके लिए तुम्हें 100 बुक सॉल्व करना काम नहीं करेगा। मार्केट में कई बुक है, तो क्या सबको सॉल्व करते रहोगे? नहीं, केवल कंसेप्ट तो याद रखो। ये बुकलेट में भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आईआईटी में आएगा डेटा चेंज के साथ। क्या कर देगा? 1 लीटर की जगह 1 ml कर देगा, इलेक्ट्रॉन का जगह न्यूट्रॉन पूछ लेगा, या प्रोटॉन पूछ लेगा, या नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेगा, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ले लेगा। कंसेप्ट तो वही है ना। तो पहला मिस्टेक तो 1/22.4 करके कई लोग यहाँ आउट हो जाएंगे। कई लोग देखते छोड़ देंगे कि फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा, मोल कंसेप्ट रिवाइज नहीं किया। तो जब पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है, तो सोचो जब एक साथ सबके 50-50 चैप्टर पढ़ जाओगे तो कौन सा चैप्टर याद आएगा? ये उन्हीं लोगों को याद आता है जिन्हें अगले सितंबर तक सिलेबस खत्म होगा, तब तक हर बुकलेट 10 बार सॉल्व कर चुके हैं। तो उन्हें एक एक चीज याद आएगा। और 10 बार सॉल्व करने का मतलब क्या एक ही बार में सॉल्व नहीं करना है, हर वीक तुम्हें करना है। हर वीक तुम्हें 2 घंटे रिवीजन के लिए देना है। हम लोग को 2 घंटे रिवाइज करना है डेली। रिवीजन कैसे? मोल कंसेप्ट का 2 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल का 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का 2 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे डेली, कि सारे चैप्टर के टच में रहो। समझ में आया? तो 100 में पढ़ाने पे 4-5 बच्चे ही आंसर कर पा रहे हैं। आईआईटी भी जानता है कि ये पॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पिछले 50 साल से वही सब क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, अभी भी वही पूछते हैं। कुछ भी न्यू नहीं देते केमिस्ट्री में वो। तुम्हें बुकलेट लाना है, तुम आईआईटी का एक एक क्वेश्चन कर दोगे। हाँ, तो बस 2 ही काफी होगा। मैंने नाम बताया, कुछ लोगों ने बुक्स का भी पूछा था क्या है। एक नरेंद्र अवस्थी की बुक ले लो और एक बुकलेट, बस ये 2 के अलावा और कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कर लोगे। हाँ, सपोर्टिंग बुक और रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि बुकलेट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देख लें तो अपना काम बहुत तेजी हो जाता है। अवस्थी तो एकदम लास्ट में बुकलेट के बाद ही होगा। तो तुम आरसीएम या पी बहादुर या ओपी टंडन या जो कुछ भी, कोई भी एक बुक काम करेगा, नॉर्मल लेवल की बुक, जिससे तुम्हें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हो, इसको देख के सॉल्व कर पाओ। दास वगैरह ऐसे ही करते थे, ये मैंने ही किया था, मैंने बताया था ऐसे करके देखो इजी पड़ता है। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया ना तो बुकलेट आराम से होता है। ओके, तो अब देखिए फ्रीक्वेंसीज डबल्ड। मतलब मान लो कि पहले एच न्यू था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ये क्लियर है ना? अब इसको बढ़ा के, नाउ एच न्यू न्यू 1, अब इसको बढ़ा के फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, तो ये भी डबल हो गया। बट वर्क फंक्शन तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही रुका हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20 - 2, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो कितना बढ़ गया? 8 से 18, काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो गया ना। फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो पैकेट डबल हो गया, 10 की जगह 20 का आने लगा। बट 10 का भेज रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी 8 का बाहर आ रहा था। बट अभी 20 का भेजोगे तो काइनेटिक एनर्जी 18 का बाहर आएगा ना। तो ये 8 से 18 मतलब मोर देन डबल ना, इसलिए ये क्या होगा? आंसर ए होगा, मोर देन डबल। और ट्रिपल करते थे, इट विल बी मोर देन ट्रिपल। कैसे? 10 की जगह 30 का भेजो, तो 10 भेज रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी 8 आ रहा था। वर्क फंक्शन 2 मान के चल रहे हम लोग, 10 - 2 8 आ रहा था। अब 30 का भेजोगे तो क्या होगा? 30 - 2 28 हो गया ना। 8 से 28 आ गया तो 8 का ट्रिपल 24। तो काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन ट्रिपल ना। सिमिलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 8 वोल्ट, और यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल 18 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? 8 से 18 आ गया तो मोर देन डबल ना। क्लियर? यस और नो?
चार लोगों ने बोला है यस, मतलब मैं मान के चलूं कि सबको क्लियर है? नहीं तो नो बोलो, नहीं क्लियर है तो। अंशुल, प्रणय, सोहम, अभिद्य, इन लोगों ने यस लिखा है, बाकी ने कुछ नहीं बोला है। बताओ क्या करना है? क्लियर है? यस और नो? तो पांचवा आंसर आया आदित्य का, यस। तो पांच लोगों ने बोला यस, तो यस है। ठीक है। हाँ यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते रहता है। तब ये क्वेश्चन तुम फिर आईआईटी में जाकर सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें इतना बार रिवाइज करना है कि याद रहे ऐसा क्वेश्चन था। हाँ, ब्लाइंडली लर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, डबल करने में मोर देन डबल आया था। हाँ आदित्य बोलो। सर सर वो जो ये जो क्वेश्चन है इसमें 1000/18 इंटू एन है सर, इंटू 10 क्यों किया? 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है ना। यस सर। हाँ तो इंटू 10 किया फिर। ओके, तो नेक्स्ट करें। कभी भी तुम्हारे नोट्स में 4-5 पेज का जगह ऑलवेज लीव करना। कभी भी अच्छा कोई क्वेश्चन मिले तो उसको ऐड करने के लिए, कोई न्यू पॉइंट मिले तो मैं उसको ऐड करने के लिए। इवन नोट्स भी एकदम बिल्कुल क्लोज क्लोज नहीं लिखना है, तुम्हें थोड़ा दूर दूर करके लिखना है कि कभी भी कोई पॉइंट कहीं पे भी ऐड कर सके। तुम्हारा सबका नोट्स अपने हिसाब से अलग बनता है। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन मिला तो क्वेश्चन ऐड कर देंगे ऐसे। माइक को म्यूट करो अपना, किसी का अनम्यूट है। म्यूट करता हूँ। हाँ बताओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय 100 watt बल्ब इन 1 सेकेंड एंड 1 आवर। उसका वेवलेंथ दिया हुआ 620 नैनोमीटर। तो ये तो कर लोगे, ये पहले किया था। ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम फोटो करंट दैट कैन बी जनरेटेड बाई दिस बल्ब। मैक्सिमम क्या फोटो करंट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्यों इस लाइट को, इस फोटोन को भेजोगे तो जाके इलेक्ट्रॉन निकाल के आएगा। 100 फोटोन भेजे तो हो सकता है 30 इलेक्ट्रॉन निकल के आए, बाकी 70 अंदर ही चलता चला जाए। बट मैक्सिमम फोटो करंट कब होगा? जब तुमने 100 फोटोन भेजा और वो 100 बाहर आ जाए। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा।
ये किया था, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टोटल एनर्जी 100 इन 1 सेकंड है ना, 100 जूल इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन एक सेकंड में कितना आएगा, इंटू एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई लैम्डा हो गया 620 इंटू 10⁻⁹9। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा 25 ले लेना, 6.6 इंटू 3 20 ले लो, और ये 10⁻26, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली कर लिया करो। एक नंबर ऑफ फोटॉन्स तो आ जाएगा पर सेकंड। तुम्हारा नाम है तुम्हारा काम है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन पहले किया था इसलिए अभी बता दिया मैंने, है ना। (11.25 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स पर सेकंड। और यही तुम्हें 1 आवर में पूछता तो मल्टीप्लाइड बाई ये 1 सेकंड में इतना हुआ ना। 100 वाट का मतलब क्या था, 100 जूल पर सेकंड। वाट मतलब जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 100 जूल लिमिट होता है। तो 1 घंटे में कितना होगा उसके लिए अलग से आएगा, बट 1 जूल का मैंने कल कैलकुलेशन बता दिया, पर सेकंड कितना है फोटोन जाएंगे। हाँ उससे भी कर सकते हो, 1240 वाला देते हो। तो क्या करोगे, 1240 लेना है तुम्हें तो नैनोमीटर में लेना होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना होगा। हाँ, तो कन्वर्सन करना होगा, एक ही बात आ जाएगी। जैसे ये 100 जूल पर सेकंड है, वाट मतलब है ना, 100 वाट कितना लिखते हो ना, तो 100 जूल पर सेकंड को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होगा ना। अब एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एच बाय लैम्डा, तो ये है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, 620 नैनोमीटर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी इक्वल टू NhC बाई लैम्डा। टोटल एनर्जी कितना हो गई, 100 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ n Hc बाई लैम्डा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ से। तुम ऐसा यूनिट यूज करो या इसको यूज करो, बात वही आएगी, इतना वैल्यू आ जाएगा। बात है मेन करंट क्या होगा, मतलब 1 सेकंड में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। 1 सेकंड में इतने फोटोन आएंगे तो वो इतने ही इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर आएंगे। n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ बाई टाइम ना, टाइम तो 1 सेकंड ही है, तो ये होगा 11.25 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, मतलब इतना कुलम चार्ज बाहर आ गया। कितने, 1 सेकंड में ना, तो बाई 1। ये डायरेक्ट करंट हो गया ना, क्लियर हुआ, ये बाई 1 है। 1 नहीं विजुअल है तो हाँ हाँ, मतलब कितने फोटो करंट आएंगे, तो जितना तुमने फोटोन भेजा सबके सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाए, तो सबसे ज्यादा चार्ज बाहर आ गया ना पर सेकंड, इसीलिए मैक्सिमम फोटो करंट। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर ना है। एक रेंज था ना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने का, मैक्सिमम हो जाएगा पूरे के पूरे बाहर आ गए। n फोटोन पर सेकंड भेजा तो n इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर आ गया, तो पर सेकंड कितना चार्ज बाहर हुआ, वही करंट का डेफिनेशन है ना। करंट क्या है, 1 सेकंड में कितना चार्ज पास करता है, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, 11.25 इंटू 10⁻23। उस पर चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलम। तो इतना कुलम चार्ज पास किया कितना, 1 सेकंड में, तो वही करंट होगा ना। क्लियर, यस और नो। करंट वाला पार्ट अभी समझ में आया आर्यन, हाँ यस। 1 आवर वाला भी अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने 1 सेकंड लिया, तुम वहां पे 1 आवर लेके सॉल्व करो फिर।
यस यस यस, ओके, सबका यस है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, बोस एटॉमिक मॉडल। हाँ, नाउ वी कम टू द मेन पार्ट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेप्थ में, डिटेल में, बट ज्यादा डिटेल फिजिक्स कवर कर लेता है, तो हम लोग बच जाते हैं। फिर भी जितना बताया इतना याद रखो, इससे ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं आएगा कभी याद। अब यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर का इजी वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे। ये 100 साल पहले की लिखी हुई थियरी है बोर्स की, अब तो 100 ईयर से भी ज्यादा हो गया। अब ये वैलिड नहीं है, ये एक रॉन्ग थियरी है, बट क्वेश्चन इससे हमेशा आते रहेंगे। उसने क्या मॉडल बताया था? उसने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान लिया था कि वो मूव करते रहता, बट बाद में मान चला ये सब रॉन्ग है। तो उसके पॉइंट क्या था? जो रुदरफोर्ड ने बोला था वही उसने बोला, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, थियरी तो एक बार देखते चले जाओ। एट द सेंटर, उसने बोला कि जो रुदरफोर्ड ने बोला वो बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स revolve outside the nucleus, revolve outside the nucleus in definite circular path called orbits। उसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब ये ऑर्बिट क्या होगा? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। स्टेशनरी क्यों, तो बताता हूँ। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व होगा इसमें, because electron revolves and no energy emission takes place। उसने बोला कि एनर्जी जो होगा, यदि पहले था कि इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व कर रहा है, रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, न्यूक्लियस का चारों ओर इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व कर रहा है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहा था, उसका लगातार स्पीड कम होगा, फाइनली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। बट बोर ने बोला कि नहीं, एक स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे, उस ऑर्बिट में ये अपने आप रोटेट करते रहेगा और उस ऑर्बिट में वो एनर्जी लॉस और गेन नहीं करेगा। उसने ऐसा कैसे बोला? उसने बोला कि एनर्जी रिलीज कंटिन्यूअस नहीं होता, वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस इन नेचर होता है। प्लैंक का क्वांटम थियरी, उसने बोला कि एनर्जी तो कंटिन्यूअस कभी रिलीज होता ही नहीं है। तो उसने बोला कि एक कंसेप्ट ही रॉन्ग है कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, वो क्वांटम में रिलीज करता है। इसका मतलब कि वो जब कंटिन्यूअस रिलीज नहीं कर सकता तो अपने ऑर्बिट में मूव करेगा। हाँ, अब दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी सेल्स। ये सब थियरी और नहीं पूछता कि एनर्जी सेल है क्या है, बस क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे। These orbits are also called energy cells। Okay, अब उसने था कि उसने ये मान लिया कि न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसके लॉन्ग ऐसे ऑर्बिट्स है जो पहले से बने हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो, ऑर्बिट पहले से है। जैसे एक बिल्डिंग बना दो, फ्लैट पहले से है,
कोई ऑक्युपाई करे चाहे ना करे, फ्लैट बने हुए हैं, हर फ्लैट का अपना प्राइस है। मान लो फर्स्ट फ्लोर पे 10 लाख, सेकंड फ्लोर पे 11 लाख, इधर 12 लाख, इधर 13 लाख, ऐसे सबका प्राइस है। उसी तरह इसमें बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट्स बना हुआ है, हर सबकी अपनी एनर्जी होगी, है ना। तो इसको बोल देंगे हम लोग के शेल। के शेल मतलब फर्स्ट सेल एल एम एन, और ये शेल कहां तक है, इनफाइनाइट सेल्स आर देयर। तो उसके बाद तक KLMN वगैरह नंबर नहीं दे पाएंगे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, वो मतलब ही नहीं है नंबर क्या देंगे। मतलब एनर्जी ट्रांसफर से, है ना, कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से इधर जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा। तो न्यूक्लियस के अगेंस्ट इसे जाना है, न्यूक्लियस अपने आप पुल कर रहा है अपने ओर, और उसके अगेंस्ट जाना है। जैसे एक स्टोन को तुम अर्थ से अपोजिट थ्रो करो, अर्थ अपने ओर खींच रहा है, और तुम उसको अर्थ से अपोजिट आसमान में भेज रहे हो, तो तुम्हें अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तुम्हें फोर्सफुल लगा के एनर्जी भेजनी पड़ेगी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो अपने आप कैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, तुमसे वो एनर्जी लेगा तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यदि अट्रैक्शन फोर्स से अवे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी चीज अट्रैक्शन फोर्स से अवे ले जाना है तो तुम्हें एनर्जी देनी होगी। जैसे स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन फंसाओ, नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है, तुम उसे खींचोगे तो अपने और पुल करेगा, तो उसके विश के अगेंस्ट पुल कर रहे हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होते जाएगा। तो वो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर हो, वहां पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर कहलाएगा, स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ। उसी की तरह दो चार्ज पार्टिकल प्लस और माइनस चार्ज है, उसको सेपरेट करो तो क्या अपने आप अलग होते जाएगा क्या, तुम छोड़ो और अपने आप दूर चला जाएगा, नहीं, प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को पुल करके रखता है। तो अट्रैक्शन फोर्स है, उसके अगेंस्ट तुम्हें यदि ले जाना है तो तुम्हें अपनी एनर्जी डालनी होगी ना, प्लस माइनस चार्ज को पुल करके दूर तक ले जाना है एक दूसरे से अवे, तो तुम्हारी एनर्जी पोटेंशियल में कंजर्व हो गई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो प्लस माइनस चार्ज को सेपरेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ भी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों को सेपरेट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जा रहे हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। हाँ, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो कभी भी के से एल, एल से एल, मतलब हायर सेल की ओर जाओगे तो ये जस्ट लाइक अर्थ हो गया, न्यूक्लियस कैसा हो गया, अर्थ की तरह हो गया, और ये स्टोन की तरह हो गया। अर्थ से अवे स्टोन को ले जाना है तो एनर्जी देनी होगी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ले जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे, एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या होता है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब। और यदि हायर सेल से लोअर सेल पर ऐसे जंप करें तो क्या होगा, वो तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, तो अलोंग द अट्रैक्शन फोर्स ये तुम्हारा आ रहा है ना। अट्रैक्शन फोर्स के कारण नजदीक आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ गया। अच्छा, एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं क्लियर हुआ, रुको। जब भी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स का वे तुम्हें ले जाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को तुम्हें एनर्जी देनी होगी तभी जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं तो इधर से इधर जा ही नहीं सकता, ये न्यूक्लियस इसको अपने खींच के रखे हुए, तो उससे अगेंस्ट क्या अपने आप जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है ना। तो तुम्हें एनर्जी देनी होगी, एनर्जी देने का सोर्स क्या है, फोटोन। फोटोन को भेजो, वो जाके एनर्जी देके आएगा। जैसे फोटोन, मान लो यहाँ एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो 10 से 20 मतलब 10 जूल का डिफरेंस है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हें देना पड़ेगा ना, तब इधर से इधर जाएगा ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है 10, यहाँ पे ज्यादा हो गई। इसको अर्थ की तरह मान लो, अर्थ का स्पेयर हो गया और तुम स्टोन को अवे फेंक रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देना चाहता। तुम्हें लग रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अवे अपने आप ऐसे दूर चला जाएगा, नहीं, बिना एनर्जी के नहीं जाएगा। क्यों, इधर से इधर जाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इतना तो क्लियर है। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है
वो जाने नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस से बाहर, तो उसको बाहर क्या कैसे ले जा सकते हो? उसकी एनर्जी बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दो कि वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाए। जैसे अर्थ से बाहर किसी को अर्थ जाने नहीं देता, बट तुम एक सर्टेन स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा दोगे तो ये वो ऑब्जेक्ट अर्थ के रेडियस से बाहर चली जाती है। इतना स्पीड काफी होता है कि इलेक्ट्रॉन से बाहर चल जाए। उससे कम स्पीड दोगे तो वो चीज कहीं ना कहीं ऊपर जाके रुकेगी, फिर वापस आ जाएगी। अर्थ बाहर जाने नहीं देगा, एक सर्टेन स्पीड से ज्यादा हुआ तो ही बाहर जाने देगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा दोगे तो ही वो बाहर जा पाएगा, उससे कम दोगे तो कहीं ना कहीं रुकेगा, जाके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले ये कर लें, इसी में डाउट आ रहा है तुम लोग को कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ा। तो न्यूक्लियस के अवे ले जाओगे, प्लस माइनस चार्ज को सेपरेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? अच्छा, जितना बताया क्लियर है? यस और नो? नहीं तो जो डाउट है वो पूछो। यस, सबका यस, सबका यस आ रहा है। कोई नो है तो बताओ, तब फिर से करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ही जाएगा, और जैसे तुम एब्जॉर्ब कराओ। जैसे रॉकेट को बाहर भेजना अर्थ से, तो हम लोग फ्यूल के फॉर्म में उसको एनर्जी देते हैं, बंद करते हैं फ्यूल, वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया कि वो बाहर चला गया। आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? प्लस माइनस चार्ज है, उसको अवे करना है, एक दूसरे से अलग करना है, सेपरेट करना है, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मैग्नेट ले लो, दो अब मैग्नेट आपस में चिपके हुए हैं, तो क्या अपने आप हट के दूर चले जाएंगे क्या? नहीं, तुम्हें खींच के ले जाना पड़ता है, प्लस और माइनस, नॉर्थ पोल साउथ पोल को ऐसे खींच करके दूर करते हो। तो अट्रैक्शन फोर्स है, अगेंस्ट अट्रैक्शन फोर्स तुम्हें मूव कराना है, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है ना। तो पहला क्लियर हो गया कि कभी भी यदि हाईयर सेल पे जाओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब हाईयर से लोअर की ओर आओ तो जंप करे तो, मतलब एक स्टोन आसमान से नीचे गिर जाए अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट, तब तो वो क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ ना, वही पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्या होता है? रिलीज होता है। क्लियर? हाँ, तो यदि हायर सेल से लोअर सेल की ओर जाओगे तो एनर्जी रिलीज होगा। ये पॉइंट क्लियर है ना? इसके अलावा भी कई पॉइंट पूछ रहे हो तुम लोग, बट वो सब इररिलेवेंट है, वो जो जिस चैप्टर में आएगा उसमें देखेंगे, वरना ये चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। जितना जरूरी पार्ट इस चैप्टर का केवल उतना ही करेंगे। आउट ऑफ चैप्टर आयनिक कंपाउंड में क्या होता है या फिर किसी और में क्या होता है, वो सब बात। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि इधर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो छोटे पॉइंट पे ही रह जाएंगे हम लोग, कभी चैप्टर एंड पे नहीं पहुंचता है फिर। तो जो जहां पे हम लोग को थोड़ा कंटेंट करना पड़ता है, एक बार मैं बोल दूं कि नहीं ये पॉइंट छोड़ दो, आगे आएगा तो आगे आएगा। एनर्जी इज रिलीज, केवल दो छोटा पॉइंट बताना था, दोनों छोटे पॉइंट क्लियर हो गए। हायर सेल से लोअर सेल आओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लोअर से हायर आओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसमें कोई डाउट है? नहीं। क्लियर? ओके। सो डेल्टा ई का जो वैल्यू होगा, ई एन टू माइनस ई वन, मतलब ई टू माइनस ई वन, और वो जो वैल्यू होता है उसको एच सी बाय लैम्डा कर सकते हैं हम लोग। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो यहाँ फोटोन को बाहर भेजेगा, एक फोटोन बाहर निकल के आएगा। फोटोन मतलब क्या? एनर्जी बाहर आएगी ना, इलेक्ट्रॉन हाईर से जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या होगा? एक फोटोन स्ट्राइक करे तब जाके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। फोटोन या किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे दो, उसको हीट कर दो, हीट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, चला जाएगा। जिस फॉर्म में एनर्जी दोगे उससे हाईर जा सकता है वो, नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ओके। अब कई बार लिखेगा n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन मतलब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने उसी को बताया, सोडियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट उसने हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया।
हीलियम प्लस को एक्सप्लेन किया। हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, लिथियम में 3 होता है, बट 2 निकल जाए, एक ही बचा, तो उसको एक्सप्लेन किया। इस तरह से ये सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ आएगा, के सेल में रहेगा वो। तो के सेल से जब वो सेकंड सेल पे जाए, इसको n इक्वल टू 2, सेकंड ऑर्बिट विल बी कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n इक्वल टू 3 पे जाएगा तो दिस विल बी कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे फोटोन का पार्ट अभी आ जाएगा। हाँ, डिटेल आ जाएगा, सिर्फ अभी इतना समझो कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब हुआ। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम में 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो मतलब हीलियम प्लस। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो Li पे 2 प्लस कर दोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोस थियरी बेरिलियम के लिए वैलिड नहीं है। जब बेरिलियम में 1 इलेक्ट्रॉन बचे तो वैलिड है, मतलब उसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, Be3 प्लस। बोरॉन, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब उसमें 4 निकाल दो, Be4 प्लस। सोडियम के लिए क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तब होगा। ये क्लियर हुआ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्लियर है। हाँ, तो ये वैलिड होगा, अच्छे से याद कर लो। हाइड्रोजन हीलियम नहीं क्लियर हुआ। नित्या क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ। एक इलेक्ट्रॉन कितने में होगा वो बताना होता है। हाँ नित्या बताओ। यस सर। बोलो क्या डाउट है। सर नहीं समझा। मतलब कौन सा पार्टी है बताओ। मतलब आपने क्या बोला, एक्चुअली नहीं समझा वो। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल रहे हो ना। हाँ। फिर से समझाता हूँ देखो। ये कंसेप्ट वैलिड है जिस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए। तो क्या सोडियम के लिए वैलिड होगा क्या। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नॉट वैलिड। Na प्लस के लिए वैलिड होगा क्या, नहीं। Na प्लस में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए भी वैलिड नहीं है। Na पे 2 प्लस चार्ज आ जाए तो क्या बोर्स थियरी वैलिड है, नहीं। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस चार्ज मतलब 2 बाहर भेजा, फिर भी 9 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, उसके लिए भी वैलिड नहीं है। तो सोडियम पे कितना चार्ज आएगा तो ये वैलिड होगा बोर्स थियरी। हाँ त्रिशा गुड। सोडियम में, हाँ गुड। हाँ अभी सबका आंसर आ रहा है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 प्लस चार्ज मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो ही एक बचेगा, तब उसके लिए वैलिड है। तो जिस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी को एक्सप्लेन करता है बोस थ्योरी, सबको नहीं करता। वो सोडियम को नहीं एक्सप्लेन करता, Na प्लस को नहीं करता, Na2 प्लस को नहीं करता, Na3 प्लस को नहीं करता, Na4 प्लस को नहीं करता। तो किसको करता है वो पूछ रहा हूं मैं। जिसमें 10 प्लस चार्ज आ जाए, 10 प्लस चार्ज आएगा तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। सिमिलरली हीलियम को एक्सप्लेन करता है क्या, नहीं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, बट 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, हीलियम प्लस बना दो तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तब एक्सप्लेन करता है। क्लियर। किसके लिए वैलिड होगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो कौन कौन से हो गए अब याद कर लेना, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, Li2 प्लस, Be3 प्लस। क्लियर। या Be4 प्लस, उसके आगे भी लिखते जाओ, Na10 प्लस, K18 प्लस, ये सब। क्लियर हुआ अभी। नित्या तुम्हारा डाउट था, यस नित्या क्लियर हुआ।
नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, अभी तो बताया तक, अभी तो बताया किसके के लिए है, ऊपर लिखा भी है, केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं है ये, हीलियम प्लस के लिए भी है, Li2 प्लस के लिए भी है, B3 प्लस के लिए भी है, Na10 प्लस के लिए भी है, ऐसे। अभी भी डाउट लग रहा है कि केवल हाइड्रोजन के लिए है? ये सार्थक क्लियर हुआ? हाँ, तो फिर मैंने लिख दिया ये। हाँ, वो नहीं आएगा यदि हाइपोथेटिकली तुमने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बोस थ्योरी वैलिड है। वो ये थोड़ी नहीं पूछ रहा है कि तुम बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, वो ये पूछ रहा है कि Na10 प्लस के लिए वैलिड है कि Na के लिए वैलिड है। E2 इज हायर एनर्जी लेवल, E1 इज लोअर एनर्जी लेवल। जैसे कि मान लो E2 20 जूल है, E1 10 जूल है, तो 20 माइनस 10, 10 जूल का फोटोन बाहर आ जाएगा। E2 हायर लेवल और E1 लोअर लेवल। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एनर्जी हो गया कुछ तो दिया हुआ है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी मान लो दी हुई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी होती है निकालेंगे हम लोग। तो जब वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो 40 से 10 वाले पे आ गया ना, तो इसका 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो एक फोटोन बन के बाहर आ जाएगा, एक फोटोन 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बाहर आ गया। और ये वापस जाना होता, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 पे जाना होता। सपोज 10 और 20 40 हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पे जाना है, तो इसको कितना एनर्जी देना होगा। जैसे तुम फर्स्ट फ्लोर पर रखते हो जहाँ की फ्लैट की प्राइस 10 लाख है और सेकंड फ्लोर पे 11 लाख है, तो तुम्हें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है तो 1 लाख बिल्डर को देना पड़ेगा, तो तुम्हें सेकंड फ्लोर वाला अलाउ कर देगा। वही तुम बोलोगे नहीं भाई मैं सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना चाहता हूँ, तो उसकी प्राइस कम है तो वो इतनी पैसे तुम्हें लौटा देगा। तो वही एनर्जी कंसेप्ट हो गया ना, लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाओगे तो तुम्हें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और हायर से लोअर पे आओगे तो उतनी एनर्जी वो वापस करेगा। मैं 15 फ्लोर पे रहता हूँ, तो उसने मुझसे चार्ज लिया फिर इसका 40, मतलब कितना था, 45,000 पर फ्लोर राइज लिया था उसने। तो 15 फ्लोर ऊपर में गया तो करीब 5-6 लाख कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ गया था। मगर मैं यदि हायर फ्लोर पर गया तो उसे 5-6 लाख एक्स्ट्रा, 6 लाख मान के चलो, 6 लाख एक्स्ट्रा देकर ऊपर 15वें फ्लोर पर आया। ग्राउंड फ्लोर पर जाना रहता था 6 लाख उसे वो मुझे देता और मैं फिर ग्राउंड फ्लोर पर चला जाता, उधर का फ्लैट ले लेता। वही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ है, लोअर लेवल और हायर लेवल है। तो लोअर लेवल से हायर पे जाएगा तो उतनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी तब वो जाएगा, अपने आप हायर पे नहीं जाएगा। बट हायर से लोअर पे आया तो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो जैसे हायर एनर्जी लेवल मान लो कि 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लोअर एनर्जी लेवल 10 है, तो 40 से 10 पे आ गया तो रेस्ट 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या हो गया, वो फोटोन बन के बाहर आ गया। और 10 से 40 पे जाओगे तो उल्टा 30 देना पड़ा। मान लो लोअर लेवल 20 का है और हायर लेवल 30 का है, तो 20 से 30 पे जाना है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे भी दो, मोस्टली फोटोन से देते हैं हम लोग। और भी वे है देने का, एनर्जी ट्रांसफर का कई वे है, फिजिक्स में पढ़ोगे कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो 20 से 30 देना है, तो मान लो एक फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे दो तो 20 से 30 पे चला जाएगा। अब 30 से 20 वाले लेवल पे आएगा तो उसकी एनर्जी कम हो रही है ना, तो हायर लेवल से लोअर पे आएगा तो उतना एनर्जी डिफरेंस का फोटोन रिलीज करेगा। अरे एक छोटे पॉइंट पे बहुत डिस्कस कर रहे हैं, छोटा सा पॉइंट है, छोड़ो आगे चलो, नहीं तो इधर ही रह जाएंगे। इसको 1 मिनट में खत्म करना था, 10 मिनट से केवल इतना ही समझा रहा हूँ कि लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब, हायर से लोअर पे एनर्जी रिलीज। चलो आगे जाके क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो। तो फालतू डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है, सबकी जरूरत ही नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट है, बात के लिए नॉर्मल हो जाएगा कि हाँ लोअर से हायर पे जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर पे एनर्जी रिलीज करेगा। किसी बुक में जाओगे तो एक लाइन में लिखा रहेगा, बोस थियरी बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा लाइन है ये बस। तो सिलेबस देखते हुए चलना पड़ता है। के सेल को ग्राउंड स्टेट बोलोगे है ना, एल सेल को क्या बोलोगे, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्राउंड स्टेट है n = 1।
और एल सेल क्या हो गया, मतलब उसके बाद वाला, उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लिखो मत अभी, सब डाउट बाद में, ना मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। के एल एम, एम सेल होगा, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा। तो तुम्हें क्वेश्चन कई बार आ जाएगा कि व्हाट इज द वेवलेंथ इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल टू 3, ये बस मालूम होना चाहिए। ये n इक्वल टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। When an electron revolve in an orbit, सब डाउट लिखते रहो, जब मैं पूछूं कौन सा डाउट है तब पूछो, नहीं तो फालतू डिस्कशन पे बहुत टाइम चल जा रहा है एक एक पॉइंट पे, वो सब की कोई जरूरत नहीं है। When electrons revolve in an orbit, angular momentum is quantized and simple multiple of h by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम क्या डिफाइन है, मोमेंटम तो मालूम था mv होता है। एंगुलर मोमेंटम of an electron will be defined as m into v into r। mv मोमेंटम है और mvr होता है एंगुलर ओके। एम क्या हो गया, श्रेयस डाउट है, रुक जाओ पूरा लिख लेने दो तब, नहीं तो फिर डाउट्स में ही टाइम चल जा रहा है। क्या है कि देखो एक चीज मान के चलो, हम लोग का सिलेबस जो है ना 2 साल में खत्म करना है, तो उतने ही स्पीड से ले जाना होगा कि 2 साल में खत्म हो जाए। तो एक एक पॉइंट जितना हम लोग को पढ़ना होता है आईटी में, बस उतना ही पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा पढ़ सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, लोग उस पर रिसर्च करते हैं, उसमें 2 साल पढ़ सकते हो। 2 साल 3 साल पढ़ के एक टॉपिक खत्म होता है, बस उतना नहीं ले जा सकते हम लोग। जितना आईटी जेई सिलेबस है ना उतना करेंगे, तो उसके लिए एक सर्टेन स्पीड है कि इतने समय में खत्म करना है इस चैप्टर को। नहीं तो एक ही चैप्टर को 2-3 साल भी ले जा सकते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। तो जो डाउट्स आ जाएगा सबसे लास्ट में, डाउट्स लिखते जाओ, लास्ट में जब मैं पूछूंगा डाउट क्या है तब जाएंगे। हो सकता है कि बीच में क्लियर हो जाए, नहीं तो ऐसे टाइम वेस्ट होते रहेगा। हर वर्ष के स्टार्टिंग यही प्रॉब्लम होता है, वो ये नहीं जानते कितना लेवल तक क्वेश्चन पूछना है, तो कुछ भी पूछते रहते हैं। बट जितना हम लोग को जरूरत है जानना, वो सब का मतलब, बाकी सब भूल जाओ। तो मैं बताते जाता हूँ, उतना से तुम्हें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, जो मैं पढ़ा दूंगा उससे आईटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बस तुम्हें उतने ही चाहिए ना। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है mv इंटू आर। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, mvr आ जाएगा, यही होगा ना। तो mv इंटू आर, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v is velocity of electron, r is radius of the orbit। जिस ऑर्बिट में रोटेट करेगा उसको r से मल्टीप्लाई करो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मालूम है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो, और रेडियस मतलब वो कितना, उसका रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन का हर ऑर्बिट का अलग अलग रेडियस आएगा। तो जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उसका रेडियस से मल्टीप्लाई करो। ग्राउंड स्टेट में रोटेट कर रहा है मतलब नॉर्मली n=1 में रोटेट करेगा। तुम उसे n=2 में एक्साइटेड करके डाल भी दो तो रुकेगा नहीं, वापस n=1 पे आ जाएगा। और किसी चीज को, जैसे तुम स्टोन यदि ग्राउंड पे पड़ा हुआ है तो ग्राउंड स्टेट बोल दो, बट स्टोन को तुम ऊपर उछाल दो तो क्या हवा में रह जाएगा क्या वो, नहीं, फिर वो वापस गिरेगा ग्राउंड पे।
तो तुम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर भी दो n=2, n=3, n=4, n=5 पे, तो वो वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, फोटोन बाहर आएगा और वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाता है, mvr मास इंटू v इंटू आर, और उसका वैल्यू उसने बताया था कि इट इज nh/2π। तो उसने बताया कि mvr इक्वल टू nh/2π। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मास इंटू वेलोसिटी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 1 इंटू h/2π। n ऑर्बिट नंबर हो गया। सेकंड ऑर्बिट हो गया, तो सेकंड ऑर्बिट में जब उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो फिक्स है, वेलोसिटी अलग होगा, रेडियस अलग होगा, विल बी n का वैल्यू 2 h/2π। थर्ड में होगा तो क्या होगा, mv3r3, ये होगा 3h/2π। फोर्थ में रहेगा तो क्या होगा, 4h/2π। फिफ्थ में रहेगा तो 5h/2π। इस तरह से ऑर्बिट, और ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ, अब बताओ क्या क्या डाउट है इस पेज में, क्या क्या डाउट है? एक्साइटेड स्टेट केस सेल के लिए नहीं है, नहीं, केस सेल मतलब ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा ना ग्राउंड स्टेट मतलब केस सेल में रहता है। ए सिंपल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π का मल्टीपल है, मतलब 1h/2π या 2h/2π या 3h/2π या 4h/2π। व्हाट इज h? h भूल गए तुम लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻²⁴। क्वांटाइज्ड मतलब वो h/2π का मल्टीपल होगा। जैसे चार्ज क्वांटाइज है, तुम्हारे पास चार्ज क्या क्या आएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 या उसका डबल। एक इलेक्ट्रॉन होगा तुम्हारे पास, या दो होगा, या तीन होगा, या चार होगा, तो चार्ज क्वांटाइज्ड हो गया ना, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 का मल्टीपल ही मिलेगा तुम्हें, उससे ज्यादा इधर उधर नहीं मिल सकता। जैसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब तुम एक क्वांटिटी बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना चार्ज है, वो n इंटू ई होगा, कभी भी इतना ही मिलेगा। तो तुम्हारे पास क्या क्या चार्ज फिजिबल है, 1.6 इंटू 10⁻19। दूसरा इसका डबल, या तो दो इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, 3.2 इंटू 10⁻19, ये भी फिजिबल है, या तीन इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो एक क्वांटिटी बता सकते हो ना, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है कि दो है कि तीन है कि चार है, तो चार्ज क्वांटाइज्ड हो गया ना, एक क्वांटिटी बता पा रहे हो। बट कोई पूछे कि मेरे पास 2 इंटू 10⁻19 कूलम है, तो तुम बोलोगे रॉन्ग बोल रहे हो, क्यों? ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या तो तुम बोलोगे क्वांटिटी में होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो होगा, या तीन होगा, या चार होगा। 1.1 इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, 1.2 इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, यही बोलोगे ना कि नहीं, चार्ज क्वांटाइज होता है, क्वांटिटी में बता सकते हैं हम लोग। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, कैसे, h/2π का मल्टीपल होगा, या तो 1h/2π या 2h/2π या 3h/2π, मतलब n टाइम्स h/2π, जिससे चार्ज क्वांटाइज है n टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। जैसे तुम मान लो एक ग्राउंड का चक्कर मार रहे हो, तो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तुम्हारा मास हो गया मान लो 50 kg, वेलोसिटी तुम्हारा कुछ ले लो, वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और mv इंटू आर, रेडियस मान लो तुम्हारा ग्राउंड का रेडियस जो हो गया 1 किलोमीटर है, तो आर 1 किलोमीटर ले लो, तो वो हो गया तुम्हारा मास, योर मास इंटू वेलोसिटी इंटू जितने बड़े रेडियस में चक्कर मारो, mvr, वो एंगुलर मोमेंटम है। h अभी बताया प्लैंक्स क्वांटम है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्लियर। h/2π इज कांस्टेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 3.14। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब के सेल या एल सेल, ये सब नहीं क्लियर हो पा रहा है।
मैंने सेल नंबर दिखाया था KL11, K सेल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, L सेल इज सेकंड ऑर्बिट। K से स्टार्ट करो। ये सब देखो, नोट्स रिवाइज करोगे हो जाएगा, सब फालतू क्वेश्चन नहीं। K सेल फर्स्ट है, KL सेल फर्स्ट है, वो सब लिख दिया मैंने नोट्स में। MVR इक्वल टू NH by 2 पाई। तो इसका यूज क्या किया उसने, वो देखो। अब बात ये थी कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्टेंस इंफिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चलना है। ठीक है, कुछ तो रेफरेंस मानना पड़ता है ना। जैसे पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का पूछा जाए कितना है, तो फिक्स नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि यहां से यहां जाने में तुम्हें 10 जूल लगा, तो यहां से यहां जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये 20 होगा तो 20 से 30 हो जाएगा, ये 10 था तो 10 से 20 हो जाएगा। बट इसको एनर्जी को -10 ले लो तो ये 0 हो जाएगा। ये 100 था तो यहाँ पे 110 के लेवल पे आ जाएगा, मतलब जो भी है 10 जूल ऊपर हो जाएगा। तो यदि तुमने 10 जूल एनर्जी दिया किसी ऑब्जेक्ट को और वो ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बता सकते हो क्या? डिफरेंस 10 जूल का है, बट यहाँ पे क्या था वो तो मालूम करना होगा ना तुम्हें। जैसे मान लो किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाथ में होल्ड करो, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसका बता सकते हो क्या? तुम्हारी कॉपी है, कॉपी हाथ में रखा है तुमने। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। MgH इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पार्ट मैंने पहले भी थोड़ा बताया था कि फिजिक्स में ये डिटेल में आता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड यहाँ से यहाँ। यहाँ एनर्जी मान लो, जैसे तुम्हारा हाथ है, वहां पे तुम कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फिजिबल है। हाँ, बस उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो MgH एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लो MgH तुमने 10 जूल दिया, तो यहाँ तुम्हारे हाथ के पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है, उससे ज्यादा 10 जूल ऊपर होगा ना। मतलब यहाँ पे 20 था तो ये 30 हो जाएगा, 10 था तो 20 हो जाएगा, 10 जूल बढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है कि अच्छा 10 जूल ज्यादा इंक्रीज होगा, बट अभी कितना होगा नहीं बता सकता। जैसे मैंने तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दिया कि मान लो मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, 100 रुपीज, तो तुम्हारे पास पैसे 100 रुपीज से बढ़ जाएंगे, बट अभी कितने हैं कोई नहीं बता सकता, केवल तुम जानती हो, केवल तुम्हें ही मालूम है ना। तुम जानते हो केवल कि अभी 100 रुपीज मैंने दे दिया तो अब कितना होगा। ये तुम्हारे पास पहले से 200 रुपए थे तब 300 हो जाएंगे, पहले से 1 लाख रुपीज था तो 1,00,000 हो जाएगा। बट पहले ही से तुम ये डेप्ट में चल लो, -500 है तो अब -400 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, कि चेंज 100 का चेंज हुआ ये बता सकते हम लोग कि हाँ 100 रुपीज उसे मिला है, मतलब 100 जूल एनर्जी दिया या 100 जूल एब्जॉर्व किया, बस इतना ही मालूम चलता है। ये क्लियर हुआ जो बताया अभी? ओके, तो मान लो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, इंफिनिटी पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 मान लें हम लोग। तो जब वो क्लोज आएगा यहाँ पे एक सर्टेन रेडियस पे, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इसको यहाँ पे R डिस्टेंस पे लेकर आ जाए ऐसा। हाँ, तो न्यूक्लियस इंफिनिटी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगेंस्ट आएगा, न्यूक्लियस की ओर आएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स से जब भी कोई क्लोज आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस।
कहीं भी अट्रैक्शन फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है, ये तब लर्न कर लो। क्यों? वो अपने आप खींचते हुए आएगा, इलेक्ट्रॉन खुद से खींचते हुए इधर आएगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और इसको इसके अगेंस्ट ले जाते दूर तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती। तभी स्टार्टिंग में ही पोटेंशियल एनर्जी 0 है और वो डिक्रीज हो जाते हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस हो जाएगी ना। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस आती है। यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस आर की बात करें तो वो आएगा माइनस के Q1 Q2/R, ऐसे था ना, मतलब माइनस के ZE/E/R, इट बिकम्स माइनस के ZE²/R। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव क्यों आया, यहाँ पे इंफिनिटी पे 0 लिया, तो जब तुम क्लोज आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस इसे अपने ओर खींच रहा है। जैसे अर्थ किसी चीज को अपने ओर खींचता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो अर्थ जिस चीज को पुल करे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी, जितना अर्थ की ओर जाएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा उतना उसकी एनर्जी कम होते जा रही है, वो रिलीज करते जा रहा है। तो इन्फिनिटी पे 0 मान लिया तो जैसे ही क्लोज आ गया पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो गई इसकी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज इट इज हाफ इनटू mv²। ये मास को रेफरेंस से मतलब नहीं है, वेलोसिटी को रेफरेंस से मतलब नहीं है, हाफ mv²। तो ये दो टर्म आ गए। अब यहाँ पे kZe²/R कैसे आ गया, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, Z इंटू E। जैसे मान लो कॉपर न्यूक्लियस है, तो कॉपर न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, 29 प्रोटॉन, तो Z हो गया 29, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻90। इस पे चार्ज होगा 29 प्रोटॉन का। सोडियम लोगे तो 11 प्रोटॉन का चार्ज, 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90। तो न्यूक्लियस पे चार्ज Z इंटू E लोगे, ये चार्ज क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो एक Q1 यहाँ पे है चार्ज, Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो गया, E ना। Q1 क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज ऑन Q2 हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज ऑन न्यूक्लियस Z इंटू E, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E। तो ये हो गया Z के Q1 Q2/R। ये एक मैंने थियरी बताया था, कूलम्ब्स लॉ। ये होगा K इंटू ZE इंटू E/R², इतना आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के ZE²/R आएगा। क्लियर हुआ अभी? तो इससे भी ज्यादा मतलब नहीं, बस लर्न कर लो पोटेंशियल एनर्जी के ZE²/R है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस पे क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। यहाँ पे क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा ना। एक अट्रैक्शन फोर्स वो बताया था तुम्हें, 1/4πε0 Q1 Q2/R², यही होगा ना। और इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीपिटल लगेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है mv²/R होता है, ये एक फोर्स होता है। ये अभी तक शायद नहीं मालूम होगा तुम लोग को। कोई भी चीज कर्विलिनियन नेचर में है, थोड़ा भी कर्व लेता है तो उस पर बाहर साइड एक फोर्स लगता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर/R। मतलब तुम जितना तेज स्पीड से कार को मोड़ना चाहोगे, है ना, उतना ज्यादा फोर्स उस पर बाहर की ओर लगता है। और जितना तुम रेडियस छोटा लोगे उतना ज्यादा फोर्स बाहर की ओर लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है। तो कार को जब मोड़ लो तो एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, तो कार बाहर की ओर स्किड क्यों नहीं कर जाती, क्योंकि टायर और रोड के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। टायर और इसके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह भी सेंट्रीपिटल लिखता हूं। और जब दोनों बैलेंस होगा तभी कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में होगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को किसी थ्रेड से बांध दो और तब उसको रोटेट करो, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/R लग रहा है बाहर की ओर। तो ऑब्जेक्ट बाहर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि थ्रेड उसे अपने ओर पुल करके रखे हुए है। अर्थ और सन को देख लो, सन रोटेट कर रहा है, सन के अलाउंग अर्थ रोटेट कर रहा था, अर्थ पे एक बाहर की फोर्स लग रहा है mv²/R। तो अर्थ बाहर क्यों नहीं चल जा रहा है, क्योंकि सन उसको खींच के रखे हुए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है उतना ही, जितना mv² लग रहा है, mv²/R लग रहा है, उतना ही फोर्स वो अंदर की ओर लगाए हुए है। तो अर्थ ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, उसी फिक्स ऑर्बिट में।
तो ये कंसेप्ट डिटेल में आता है सर्कुलर मोशन फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ के बाद आएगा सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बाद आएगा, तो उसमें ये डिटेल आता है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल। अपने हम लोगों को केवल फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसपे अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा, नहीं तब तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर चल जाएगा। जैसे कि बारिश के दिन में कोई चीज कार बाइक मोड़ते होते स्किड करता है, क्यों स्किड करता है? यदि बारिश नहीं है तब तो तुम्हें एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किसमें? तुम्हारे बाइक और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, और जब तुम मोड़ रहे हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना ही लगना था। कौन सा फोर्स? mv²/r। mv²/r बाहर की ओर लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, यही है ना? तो वो फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r बैलेंस है। बट वही तुम बारिश के दिन में लगाते हो तो फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ जाता है, पानी पड़ा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, तो वही स्किड हो जाता है। नॉर्मल डेज में भी यदि कोई बहुत तेज स्पीड से कार मोड़े तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, तो कार स्किड करके बाहर चल जाती है। तो ये नेचर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के आसपास रोटेट कर रहा है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r वो सेंट्रीपिटल के इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? k q1q2/r। वो लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 q1q2/r होता है। पहले इसमें कोई डाउट है? कुछ भेजा तुम लोगों ने, डाउट देखो इसमें जितना लिखा है, इसमें कोई डाउट है क्या? यस यस डिक्रीज। अनविता माइनस क्यों आया? यस अनविता क्लियर है माइनस क्यों है? नो डाउट नो डाउट नो डाउट, यस यस ठीक है। हाँ पोटेंशियल एनर्जी हाँ नेगेटिव हो गया, ओके क्लियर। तो पूरा करते करते क्लियर हो जाता। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर क्या होगा? के वैल्यू बताया था मैंने, वो नोट्स देखना कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में 9 × 10⁹ और 1, वो सब रिवाइज करो कूलम्बिक फोर्स में 1/4πε0। वो बताया था ना Q1 Q2 दो रहे तो इसे रिवाइज करके रखो, बार बार पूछना नहीं है सब, है ना? ये होता है K Q1Q2/r², ये फोर्स था, और K का वैल्यू 9 × 10⁹ था। कूलम्ब्स लॉ बताया था ना, कूलम्ब्स लॉ नहीं बताया था? यस 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 सबका यस है, तो नो किसने बोला? हाँ सार्थक रिवाइज करो, तुम्हें याद नहीं आ रहा, बाकी सबने यस बोला। ओके तो नेक्स्ट करें। ये सबसे भी कुछ नहीं आने वाला, राइट? क्यों? अल्टीमेटली फॉर्मूला कुछ आएंगे, रेडियस वेलोसिटी का बस वही आने वाला, ये डेरिवेशन चल रहा है। तब क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर फोर्स क्या ले लेगा? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक अंदर की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो होता है 1/4πε0 Q1Q2/r², ये फोर्स होता है। तो 1/4πε को क्या रखें? Q1 हो जाएगा चार्ज ऑन न्यूक्लियस, कितना होगा? Z/E। ये सबका क्लियर है ना, Z/E क्यों हुआ? ये पहले भी हो चुका है क्लोजेस्ट अप्रोच में, राइट? इंटू E बाई वॉट? R²। तो ये फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, F सेंट्रीपिटल इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल, तभी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जा रहा है। तो सेंट्रीपिटल क्या होगा? K Z²/r², और सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा? mv²/r। तो ये एक इक्वेशन हो गया। तो देखो अननोन क्या है, K का वैल्यू कितना था? 9 × 10⁹ SI यूनिट में, सीजीएस में 1 था, यही था ना? Z एटॉमिक नंबर हो गया, तो वो पूछा रहेगा बेरिलियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, जो भी जेड का वैल्यू पुट कर दोगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम प्लस का 2 होता है। हीलियम प्लस होने से जेड पे फर्क नहीं पड़ा। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ना,
तो जेड का वैल्यू 2 होगा, Li2 प्लस Li रहे, Li प्लस हो, Li2 प्लस हो, Li3 प्लस हो, जेड का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, 3 ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 होंगे। तो k इंटू जेड, के मालूम है, जेड मालूम है, E का वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19, यही है ना। और R का वैल्यू क्या हो गया, R चाहिए हम लोग को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है 9.1 इंटू 10⁻19। इसमें क्या क्या अननोन रह गया हम लोग का, आर स्क्वायर से आर कटता, तो वी एन आर अननोन है, तो 2 अननोन और एक इक्वेशन था। वी और आर 2 अननोन है और एक इक्वेशन है, बाकी तो कॉन्स्टेंट्स है सब। एक दूसरा इक्वेशन चाहिए था और दूसरा इक्वेशन किसी को नहीं मालूम चल रहा था, तो बोर ने दूसरा इक्वेशन दे दिया कि mvr इक्वल टू NH/2 पाई। तो यहाँ वी और आर का एक और इक्वेशन आ गया ना, यहाँ एक वी और आर का इक्वेशन था, एक यहाँ पर है, तो दोनों को मिला के सॉल्व कर दिया उसने। बट लोगों ने पूछा कि mvr इक्वल टू NH/2 पाई, ये कैसे मालूम चला आपको, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था, कहां से लेकर आया वो उसने वो नहीं बता पाया कि वाई mvr इक्वल टू NH/2 पाई। क्लियर ना, उसने लोगों ने बोला क्या सपने में आया कि कहीं देखा कि क्या हुआ, जैसे केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर सपने में देखा था, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन वाई mvr इक्वल टू NH/2 पाई। सबने बोला वाई नॉट NH/3 पाई, NH/4 पाई, है ना, कहां से लेकर आया, तो बोला वो सब छोड़ो, बट इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आ रहा है वो तो जेन्युइन आ रहा है ना। तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए वाई mvr इक्वल टू NH/2 पाई। बाद में डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया कि क्यों mvr इक्वल टू NH/2 पाई होगा। ये किसका ड्रॉबैक है कि उसने mvr इक्वल टू NH/2 पाई दूसरा इक्वेशन लिया जरूर, बट इसका सोर्स नहीं बता पाया कि ये कहां से आया। ओके, अब ये दो अननोन, दो इक्वेशन, अब तो बस सॉल्व करना है, एक से वैल्यू दूसरे में रखो, बस आ जाएगा। क्लियर, तो बस वेलोसिटी और रेडियस के लिए व्हाट आर द अननोन्स, यही तो बताया वी और आर, बाकी सब नोन है ना। नहीं समझ में आया कौन कौन सा अननोन है, के कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 है, मास कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10⁻31, तो अननोन है वेलोसिटी एंड रेडियस। अगले इक्वेशन में भी क्या होगा, वेलोसिटी और रेडियस का एक और इक्वेशन दे दिया था, टू अननोन टू इक्वेशन, अब तो सॉल्व होगा ना, एक से वैल्यू उठाओ दूसरे में रख दो। हाँ, समझ में आ गया ना। तो अब ये दोनों को बस सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्विंग, तो सॉल्विंग की जरूरत नहीं पड़ती, मगर इसको करेंगे हम लोग, ये सॉल्विंग करना कैसा है। तो पहले में v के वैल्यू उठा के उधर रख दे, के इक्वेशन 1 और 2 से, के जेड स्क्वायर बाय इक्वल टू mv स्क्वायर, v का वैल्यू क्या रखोगे, यहां से रखो NH/2 पाई m r का स्क्वायर। क्लियर, तो यहां से r आ गया, r का जो वैल्यू आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m 1 बाई के जेड ई स्क्वायर, ऐसा है। तो r तो आ गया, अब देखो क्या डाउट है, सेकंड इक्वेशन से के वैल्यू, हाँ तो ठीक है, तो सॉल्विंग है वो तो सबको आ जाएगा। m का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻31, mv स्क्वायर बाई आर, मास क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, तो r का वैल्यू आ गया, सब अच्छा सॉल्व करके बता रहे तुम, तो r तो आ गया ना। अब mv स्क्वायर बाई आर कैसे आया, वो याद कर लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर होता है, फिजिक्स में वो सब आएगा। हम लोग का कंसर्न वो नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल ये क्यों लेते हैं mv स्क्वायर बाई आर, वो फिजिक्स में आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल इतना क्यों, सेंट्रीपिटल इतना क्यों। हम लोग का है कि हाँ ये दोनों होता है, इसका इतना इतना वैल्यू होता है और ये फिक्स है तो इक्वल हो, वो आएगा, उसका एक्सेशन सर अलग से लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, क्यों mv स्क्वायर बाई आर है ऐसे फिजिक्स में, राइट। सर्कुलर मोशन, तो अभी तो हम लोग को बस फॉर्मूला यूज कर लो, mv स्क्वायर बाई आर, आर का वैल्यू आ गया, तो इसमें अननोन क्या है, एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, जैसे रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट पूछा जाता है, एन का वैल्यू 3 पुट करो, एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34, पाई फिक्स है, यही है ना। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9,
ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जेड का वैल्यू फिक्स है, जेड का वैल्यू जो पूछा जाए वही। हाँ, तो जब इसको सॉल्व करना है, जब सब फिक्स ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जेड सिर्फ जेड और एन को अननोन रखते हैं, बाकी सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। क्लियर? तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं भी। R इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू ये आ गया एच स्क्वायर बाई 4πr², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ई स्क्वायर। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 था। के स्क्वायर, के का वैल्यू 1 था सीरीज में। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 4.8 इंटू 10⁻10 ESU था। और SI में रखोगे तो 9 इंटू 10⁻9 है। SI यूनिट रख दो सबको, एक काम करो। नाइन इंटू 10⁻9 था, यही था ना। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, पाई इज 3.14। तो ये सब फिक्स हो गया। जब इसको पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर इंटू व्हाट, एन स्क्वायर बाई जेड। 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम लिखते हो। आर का वैल्यू होगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके रेडियस आया, वेलोसिटी भी आएगा। जैसे रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू थर्ड ऑर्बिट है तो ये 3 का स्क्वायर भाई। जेड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ हीलियम है तो जेड का वैल्यू 2 हो गया ना, बाई 2, इतना एंगस्ट्रॉम होगा। तो R3 ऑफ R2 ऑफ Li3 प्लस डिवाइडेड बाई R3 ऑफ Be3 प्लस। ऐसे ऐसे रेशियो पूछता है, बताओ कितना होगा। मतलब Li3 प्लस का सेकंड ऑर्बिट का रेडियस डिवाइडेड बाई बेरिलियम 3 प्लस का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस। तो ये सब क्वेश्चन है जो आते हैं, इसीलिए मैंने उधर टाइम पास करने से रोका। ये क्यों, इधर क्यों, ऐसे क्यों, कोई मतलब नहीं है। रेडियस का फॉर्मूला मालूम है, हो जाएगा। बाकी सब टाइम पास है। ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, इसका वैल्यू बता दो। ओके, आंसर सर क्या क्या है आंसर तुम लोग का। 16/27, 16/27, 16/27, 8, 4/9, 16/27, 4/9, 16/9, 16/27, 64, 16/27, 4/9। तो मोस्टली आंसर 16/27 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है ये आंसर। मोस्टली लोगों का इतना ही दिख रहा है। 4/9 कुछ लोगों का है और लोगों का थोड़ा थोड़ा अलग भी है। तो देखें क्या होगा। इसको आर को जब लिखना हो, ये 0.529 कौन लिखे, बार बार इसको आर नॉट लिखने, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड लिखने हम लोग। ये कितना होगा, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। आर नॉट एन का वैल्यू कितना होगा,
ऑर्बिट नंबर है सेकंड ऑर्बिट 2 स्क्वायर बाई जेड, लिथियम के लिए जेड का वैल्यू 3 बाई आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, इसका एन का वैल्यू कौन सा पूछा, थर्ड ऑर्बिट, बाई इसका जेड का वैल्यू एच एच एल आई बी, बी का 4 आएगा ना, 16/27, हाँ ये 8-10 लोगों का आंसर था। ये जेड का वैल्यू एच एच ई एल आई बी, मतलब जेड का वैल्यू 4, वो लिखा नहीं रहेगा, तुम्हें समझना होगा, और जेड का वैल्यू एच एच ई एल आई 3, एन स्क्वायर बी जेड, ये एन है, ये एन है, ये एन है ना थर्ड ऑर्बिट, और ये एन इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट। क्लियर हो गया? डाउट है? ओके, हाँ वंस बोलो। सर समझ नहीं आ रहा है जेड का वैल्यू कैसे आया। जेड मतलब ऑर्बिट ना, जेड तुम्हें याद किया होगा एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाँ हीलियम का 2 होगा, हाँ लिथियम का 3 होगा, हाँ। बेरिलियम का 4 होगा, तो ये सब वैल्यू लर्न करना पड़ता है 1 to 20 तक। अच्छा जेड, ओके ओके गॉट इट, समझ गया सर। ओके, एटॉमिक नंबर का वैल्यू तुम्हें लर्न कर लेना, हो जाता है फिर। यस, Li3+ कैसे आया, Li2+ ही होगा, हाँ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, Be3+ और Li2+ है, तो लिखने में रॉन्ग हो गया, वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो निकालेंगे क्या, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो ये Li2+, H के लिए हीलियम प्लस Li2+, Be3+, यही 4 दिखेंगे सारे क्वेश्चन में। ओके, तो ये बताओ कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट या किसी का भी सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना दूर होगा, ये रेशियो क्या आएगा, 1:n का वैल्यू n स्क्वायर हो रहा है ना, तो 4:9:16:25 ऐसे चलते जाएगा ना। r का वैल्यू r0n² बाई जेड है, n का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ऐसे n का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू 2 रखो तो 4 टाइम्स ज्यादा, मतलब पहला r0 के डिस्टेंस पे हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन के लिए क्या क्या होगा, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, n का भी वैल्यू 1, जेड का भी वैल्यू 1, मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, n का वैल्यू 2 रखो, हाँ 4r0, मतलब 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 1, मतलब 4 टाइम्स, तो 4r0 आएगा ना। थर्ड ऑर्बिट का 3 का स्क्वायर मतलब 9r0 ना, करेक्ट, तो रेडियस मतलब 9 इंटू 0.529। फोर्थ ऑर्बिट पूछा कि हाइड्रोजन का फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस बता दो, n का वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 16 इंटू 0.529, यही रेडियस कैसे बढ़ते जा रहा है, 1:4:9:16:25, यही रेशियो आ रहा है ना। क्लियर, यस और नो? ओके, नेक्स्ट करें, रेडियस तो आ गया, इससे हम लोग और क्या निकाल सकते थे, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, mv=nh/2π, अब रेडियस का वैल्यू इसमें पुट कर दो, m इंटू वी इंटू आर का जो वैल्यू आया था n²h²/4πa² m 1/kZe², यही है ना, =nh/2π। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी तुम्हारा कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो वेलोसिटी जब करोगे तो ये आ जा रहा है तुम्हारा वैल्यू, सब कैंसिल हो जा रहा है और बच जा रहा है 2πk⁡h जेड और एन, तो जेड और एन वेरिएबल है, कौन सा एटम की बात किया गया, कौन सा ऑर्बिट, बाकी सब कांस्टेंट है, के का वैल्यू मालूम है, ई का वैल्यू मालूम है, एच का वैल्यू मालूम है, तो ये भी एक न्यू कांस्टेंट आएगा, ये जो आता है न्यू कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁶, ये मीटर पर सेकेंड इंटू जेड/एन। इसको बार बार इतना कौन याद रखा है, देखो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा ही कम है, कितना 100 टाइम्स, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ना और वे उसमें एटम में, वो 100 टाइम लेस है स्पीड ऑफ लाइट से,
v को v0 इंटू जेड बाई एन भी याद करना चलेगा, वेयर व्हाट v0 का वैल्यू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब v1 ऑफ फॉर हाइड्रोजन वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना होगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड का भी वैल्यू 1, इसका भी 1, इतना मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन द सेकंड ऑर्बिट 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड एन, जेड बाई एन, जेड का वैल्यू क्या है हाइड्रोजन का 1, एन का वैल्यू 2, इतना मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट 2.18 इंटू 10⁶, हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 3, तो ये किस रेशियो में जा रहा है v1:v2:v3, 1:1/2:1/3, यही जा रहा है ना। 1 ये है, ये 1/2 है, ये 1/2 आ गया और ये 1/3 आ गया, यही हुआ ना, इस रेशियो में जाएगा। क्वेश्चन फिर वैसे ही ले लो, v3 ऑफ हीलियम प्लस, मतलब वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट, हीलियम प्लस का थर्ड ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वेलोसिटी y, वेलोसिटी ऑफ v2 ऑफ Li2 प्लस ले लो, क्या होगा ये ओके, मोस्टली लोग का आंसर राइट है, ठीक है ठीक है, बंद करो आंसर करना, सबका राइट आ रहा है, ऑलमोस्ट राइट आ रहा है सबका। ये कितना हो जाएगा v0 इंटू जेड बाई एन, v0 2.1 इंटू एट, जेड का वैल्यू कितना होगा हीलियम के लिए 2 और एन का वैल्यू 3, v0 जेड बाई एन, v0 इंटू इसका जेड क्या है, एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है HHELI, मतलब 3 ना, भाई ऑर्बिट नंबर कौन सा है सेकंड, ये आ जाएगा 4/9 टाइम्स। राइट, ये सब क्वेश्चन है जो आते हैं, मैंने बोला ना बाकी से मतलब नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला ये सब याद है तो हो जाता है आईटी का क्वेश्चन। टोटल 8 आंसर राइट आए थे, आर्यन, अंश, सार्थक, सोहम, शुभम, अभ्युदय, इशिता, वल्लभ वगैरह, आगे और लोगों को मैंने रोक दिया था, बट इतना लोगों का आंसर राइट आया था। ठीक है, तो अब रेडियस आ गया, वेलोसिटी आ गया, कोई पूछे कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालो, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर मार के आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक चक्कर मारने में जो 2πr जाना पड़ेगा भाई, उसकी वेलोसिटी, यही करना होगा ना, यही टाइम पीरियड होगा कि इतने टाइम में वो एक राउंड मार लेगा। 2πr पेरीमीटर है, सर्कुलर मोशन है बाई वेलोसिटी, तो 2πr का वैल्यू r0 n² आया था और ये आया था v0 z/n, ये तो एक कांस्टेंट हो गया 2πr0 इंटू n³/z², ऐसे हुआ ना टाइम पीरियड टी का वैल्यू, मतलब T1:T2:T3, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में है, देन सेकंड में है, देन थर्ड में, टाइम पीरियड क्या क्या डिफरेंस होगा, फर्स्ट में होगा तो n का वैल्यू 1 पुट करो, सेकंड में n का वैल्यू 2 हो गया, 2 का क्यूब 8, थर्ड में n का वैल्यू 3, 3 का क्यूब 27, फोर्थ में 64, ऐसे होगा ना। मतलब यदि फर्स्ट ऑर्बिट में उसे 1 सेकंड लग रहा है तो सेकंड ऑर्बिट में उसे 8 सेकंड लगेंगे, थर्ड ऑर्बिट में 27 सेकंड लगेंगे, फोर्थ में 64 सेकंड लगेंगे, तो टाइम बढ़ते जा रहा है ना, क्यों NQ के प्रोपोर्शनल है, यहाँ टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पूछता है प्रोपोर्शनलिटी क्या है, NQ/Z², NQ को प्रोपोर्शनल है, मतलब पहले में 1 सेकंड का टाइम लगा तो दूसरे ऑर्बिट में उसे 8 सेकंड लगेगा, क्यों, दूसरे ऑर्बिट में जाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाता है और रेडियस बड़ा पड़ जाता है, एक तो पेरीमीटर बड़ा पड़ गया, ऊपर से वेलोसिटी भी कम पड़ गई, तो जैसे जैसा हायर ऑर्बिट
में जाओगे टाइम ज्यादा लगता है। टाइम पीरियड क्लियर? इसमें वही रेशियो पूछ लेगा। हाँ भाई वी नॉट ही है, वो कैसे मिस हो गया, राइट भाई वी नॉट भी है वहां पे। तो तुमसे एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कराएगा, वो रेशियो पूछेगा वही। जैसे अभी रेशियो निकाल लेते हैं ना कि ये सब कैंसिल हो जाए, जैसे वो पूछेगा टाइम पीरियड T2 ऑफ हीलियम प्लस बाई टाइम पीरियड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो बस ये 2πr0/v0 क्या करोगे, कैंसिल हो जाएगा दोनों में। 2πr0/v0 वो जानबूझ के रेशियो पूछता है कि कैलकुलेट ना करना पड़े, आईटी कैलकुलेशन बचाता है तुम्हारा। NQ मतलब सेकंड ऑर्बिट बाई जेड स्क्वायर, NQ मतलब 2Q बाई जेड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू NQ, 3 का क्यूब बाई जेड का वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो आएगा। एक आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड, 1/t। तो 1/t कितना हो गया, टाइम पीरियड कितना हो गया, 2πr0/v0 NQ बाई जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा v0 बाई 2πr0 जेड स्क्वायर बाई NQ। तो फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला, R=r0 n² v v v0 z/n। बाकी ये दोनों बहुत कम आएंगे, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कहीं पूछ लिया तो उसका ये डेरिवेशन होगा, ये लर्न करोगे, यही एडवांस में जी मोस्टली पूछ सकते हैं। क्लियर? v0 नहीं समझ में आया, v0 2.18 इंटू 10⁶ है, जैसे r0 0.529 है। इशिता क्लियर है v0 क्या है? नहीं, कॉस्नेस का फॉर्म होता है डाउट। इस कॉस्नेस v0 समझ में आया क्या है? तो नेक्स्ट करें हम लोग, थोड़ा सा और कर लेंगे तो पूरा कर पाओगे, क्वेश्चन सारे होने लगेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला उसने, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी क्या होता है, दो एनर्जी का फॉर्म होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो आया था हम लोग का K Ze²/r² सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फर्स्ट इक्वेशन था ना, याद है, ये इक्वेशन 1 था। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ mv², इसको रखोगे तो हाफ इंटू K Ze²/r। फर्स्ट इक्वेशन से ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको इक्वेशन 3 कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में था। और पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे मैंने बताया था कि -K Ze²/r आता है, वहां पे लिखा हुआ था, है ना। अब टोटल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², जिसका वैल्यू हो गया हाफ इंटू K Ze²/r। पोटेंशियल हो गया -K Ze²/r। ये दोनों ऐड कर दो, K Ze²/r कॉमन ले लो तो हाफ -1 ना, माइनस हाफ, तो -½ K Ze²/r। ये टोटल एनर्जी हो गई। यहाँ पे था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल का ये आ गया, और टोटल एनर्जी ये है। अब बताओ, टोटल एनर्जी मालूम है तुम्हें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी में डबल से मल्टीप्लाई करो तो क्या पोटेंशियल बन जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, -K Ze²/r, इसके बराबर आ गया ना। तो एक्चुअली टोटल एनर्जी मालूम है तो ये माइनस साइन है तो भी माइनस साइन है, टोटल एनर्जी मालूम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल बन जाएगा। और टोटल एनर्जी का मॉडुलस ले लो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, उतना ही आ रहा है ना, ½ K Ze²/r। ये -½ है, ये +½ है, इसका मॉडुलस लोगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज द मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी। तो इसका यूज करेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी नोन है तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल और काइनेटिक। ये दो फॉर्मूला क्लियर है।
या पूरा पैराग्राफ क्लियर है? यस यस, हाँ ठीक है। हाँ तो ये सब इक्वल फॉर्मूला ही आएगा, आगे आएगा वही रेशियो निकालना रहेगा और कुछ नहीं। यस ओके। इक्वेशन 3 नहीं क्लियर है? इक्वेशन 3 इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, और mv स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 से ले लो। इक्वेशन 1 क्या है? mv स्क्वायर का वैल्यू क्या? जेडी स्क्वायर बाई आर, उसको रख दो इक्वेशन 1 से। तो टोटल एनर्जी आ गया हम लोग का। तो टोटल एनर्जी निकालेंगे कैसे, वो देखो। टोटल एनर्जी जो हो गया कितना आया था? माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर। अब आर का वैल्यू यहां से पुट कर दें हम लोग। आर का जो वैल्यू पुट करेंगे वो आ जाएगा माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर। आर का वैल्यू निकाला था उस समय 4 पाई आर स्क्वायर एम, ये सब लर्न नहीं करना है। के जेडी स्क्वायर, ये सब तो डेरिवेशन है, बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे, ये बच जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 एच स्क्वायर। अब जेड और एन हम लोग का वेरिएबल था, इसको हर जगह अलग रहना है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी एक आ गया ना ऐसा फॉर्मूला, तो ये सब कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू जब पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इतना आ गया। या इसको जूल में रखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल में। अर्ग में कितना होता है? 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 2.8 इंटू 10⁻7 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, -11 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अर्ग। टोटल एनर्जी को 3 फॉर्म में रखा हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना था? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सॉरी इतना जूल। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब कन्वर्ट किया तो वो आएगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ये आ जाएगा 21.8 इंटू 10⁻19, मतलब 2.18 इंटू 10⁻18। और इस वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया है यहाँ पे। हाँ अब ये डेरिवेशन क्लियर हो गया कि टोटल एनर्जी को भी तुम क्या लिख सकते हो? माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया ना, इतना क्लियर है सबको? इसका डेरिवेशन 5 मिनट्स और। ओके तो टोटल एनर्जी का वैल्यू जो हो गया -13.6, सबसे ज्यादा यही यूज होगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो हाइड्रोजन के लिए रखना होगा, फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक क्या होगा? टोटल एनर्जी कितना होगा? -13.6, जेड का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 1। हाइड्रोजन के लिए तो जेड का वैल्यू 1 ही है ना, ये दोनों 1 1 पुट करो, इतना आएगा। हाँ पोटेंशियल कितना था? डबल ऑफ द टोटल एनर्जी,
डबल मतलब -27.2, और काइनेटिक क्या था, इसी का मॉडुलस मतलब 13.6। n इक्वल टू 2 पे पुट करो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, इसका टोटल का डबल, मतलब इसका डबल कितना होगा, -6.8, और ये क्या था, काइनेटिक इसका मॉडुलस मतलब 3.4। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का मॉडुलस -3.4 है तो 3.4 हो गया, -13.6 है तो 13.6, और पोटेंशियल उसका डबल, n इक्वल टू 3 कितना होगा, -13.6 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल -3.02, पोटेंशियल एनर्जी डबल आया था, काइनेटिक कितना आया था, इसका मॉडुलस मतलब 1.51, n इक्वल टू 4 पे जाओ तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आएगा -0.85, ये इसका डबल -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये उतना ही 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लियर सबको? ओके, यस यस यस, सबका यस है, राइट? ओके, सबका यस है। तो तुम्हें 4 डेटा तो लर्न कर लेना है यहाँ तक, -0 पॉइंट, कोई डाउट आया किसी का? लास्ट में क्या था, सर वी हैव जस्ट टू लर्न द फॉर्मूला राइट, हाँ फॉर्मूला राइट कर लो, तो उसके बाद ये 4 डेटा भी लर्न कर लेना, वो एग्जाम में कैलकुलेट ना करना पड़े। फर्स्ट की एनर्जी -13.6, सेकंड की -3.4, काइनेटिक इसकी -1.51, फोर्थ -0.85, n इक्वल टू 5 पे आएगा -0.53। ये पांचों लर्न कर लो, ये सब लर्न वाले हैं, रेड वाले कौन सा, ये सब पांचों का डेटा लर्न करो, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.53, बस फॉर्मूला याद है, सब हो जाता है। डेरिवेशन में तो 2 फॉर्मूला था, उसी को डिराइव किया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एमबीआर इक्वल टू 2nh/2π, ये 2 इक्वेशन याद रखो, इसी 2 से डिराइव हुआ था। ओके, इतना तो हो गया। क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द wavelength of photon needed to excite an electron from first orbit to second orbit in helium plus। हीलियम प्लस में फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड सेकंड ऑर्बिट में ले जाना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी डिफरेंस है ना दोनों का, तो E1 का वैल्यू कितना होगा हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट का, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कितना होगा, -13.6, जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 कितना होगा, -13.6, जेड का वैल्यू 4 का स्क्वायर, किस ऑर्बिट में ले जाना है, सेकंड ऑर्बिट, ये भी 2 का स्क्वायर ही था ना, 2 का स्क्वायर भाई ये सेकंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, मतलब -13.6 पे ले जाना है। तो तुम E1 से और E2 का वैल्यू जानते हो कि हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ले जाना है, E1 में एनर्जी -54.4 और E2 -13.6 है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, E2 माइनस E1 करें, ये डिफरेंस है -13.6 माइनस ऑफ -54.4, तो ये आएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो तुम 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन भेज दो, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड पे चला जाएगा, क्लियर। बट 40.7 का भेजोगे तो कुछ नहीं होगा, फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए मिनिमम 14.8 है, एग्जैक्टली उतना ही होगा ना
तो ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है। यदि 14.7 या 14.9 है तो वो फर्स्ट से सेकंड पे नहीं जाएगा, या 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 51 है तो नहीं जाएगा। एग्जैक्टली फोटोन का वैल्यू 14.8 हुआ तो इलेक्ट्रॉन सीधे उसमें जाएगा, नहीं तो एब्सॉर्ब नहीं करता। ये कितना होगा, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो उसको तुम कितना फोटोन को भेजोगे, तो एच सी बाई लैम्डा रखो, ये कितना आ जाएगा, और नोट्स में भेजने वाला 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन तो अलग हो जाता है ना। 40.8 यहाँ से लैम्डा कितना होगा, 1240 ले लो, 42 की जरूरत नहीं है, 40.8 नैनोमीटर। अब यही क्वेश्चन आता है कि हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में ले जाना है, तो जो फोटोन भेजोगे उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो तुम्हें पूछा हुआ है थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ पे ले जाना, तो तुम यहाँ E3 निकालोगे, फिर फिफ्थ में ले जाना E5 निकालोगे, तो थर्ड ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू चेंज होगा 3। हाँ, और 5 में यहाँ n का वैल्यू 5 हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 था 5 हो जाएगा। डेट का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर 2 होता है। E3 माइनस E5 मतलब डेली क्या होगा, E5 माइनस E3, फिफ्थ ऑर्बिट माइनस थर्ड ऑर्बिट, और उसको एच सी बाई लैम्डा कर दो, इससे आ जाएगा ना। या ये क्वेश्चन उल्टा पूछता है कि सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया, उल्टा सेकंड से फर्स्ट पे जंप किया तो क्या वेवलेंथ बाहर आएगा, कितना वेवलेंथ ऑफ द फोटोन बाहर आएगा। तो सेकंड से फर्स्ट में जब बाहर आएगा तो E2 माइनस E1 करोगे तो कितना आ रहा है, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। E2 ज्यादा है, हाइयर लेवल है, -13.6, ये लोअर है, ये छोटा है। तो जब E2 से E1 पर जंप किया तो 40.8 का एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो वो एक फोटोन बन जाएगा, और वो फोटोन कितना होगा, एच सी बाई लैम्डा, तो यही वेवलेंथ आएगा ना। इस क्वेश्चन को दो वे से पूछ सकता है कि फर्स्ट से सेकंड पे ले जाना है तो कितना वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिलीज होगा, बल्कि देना पड़ेगा फर्स्ट से सेकंड पे ले जाना है तो फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा कि वो फर्स्ट से सेकंड पे ले जाए, या सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो क्या वेवलेंथ वो रिलीज करेगा। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन हुआ ना, एक ही जैसा हो गया ना, इक्वेशन सेम हो गया, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू दिस। ये क्लियर हुआ सबको। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट से सेकंड पे ले जाना है, लास्ट क्वेश्चन, तो क्या वेवलेंथ देना पड़ेगा, या उल्टा बताओ, हाइड्रोजन में सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जब वो जंप करेगा तो जो फोटोन आएगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। ये कर दो तो फिर ओवर करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन में सेकंड से फर्स्ट पे जंप किया तो क्या वेवलेंथ बाहर आएगा। आंसर विल बी सेम, एक ही चीज है ना, इधर से उधर। मैंने बोला ना कि जैसे बिल्डर मुझसे 5 लाख रुपए लिया तो 15 फ्लोर पे गया, अब मैं 15 से ग्राउंड पे शिफ्ट होना चाहूंगा तो 5 लाख मुझे वापस दे देगा। 1240/10.2, गुड आर्यन। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट से सेकंड का लोगे तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट से सेकंड का क्या वैल्यू था, फर्स्ट की एनर्जी SC/10.2, बट 10.2 अभी सबको लर्न नहीं हुआ होगा, देखते हैं। अब ये बताया, हाइड्रोजन में फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, फर्स्ट में -13.6 है, सेकंड में -3.4 है, तो डिफरेंस 10.2 का है ना। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो रिलीज करेगा, सेकंड से फर्स्ट में जाएगा। स्टार्टिंग में यही मैं समझा रहा था कि सेकंड से फर्स्ट पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा कितना, 10.2। तो कितना क्या वेवलेंथ बाहर आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 10.2 कर दो, वेवलेंथ आ जाएगा बाहर। एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 10.2 कर दें तो वेवलेंथ मालूम चल जाएगा ना। या पूछता है कि फर्स्ट से थर्ड में ले जाना है हाइड्रोजन में तो कितना वेवलेंथ दोगे तो फर्स्ट से थर्ड में जाएगा। तो फर्स्ट का एनर्जी -13.6, थर्ड का -1.51,
तो 3 - 1 कर दो, E3 - E1 जितना आएगा उसको HC by लैम्डा कर दो, बस यही करना और कुछ नहीं करना, बाकी सब डेरिवेशन है।